देखो बच्चों, एमएससी एंट्रेंस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का जो टॉपिक है, आपने सीक्वेंस का जो टॉपिक है आपने बुक वगैरह में पढ़ा होगा और ये भी ऐसे ही पढ़ा होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट, और इस प्रकार से डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम सच दैट ए एन माइनस एल का मोड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम देन सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल। जैसे पढ़ते हैं ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that a n less than epsilon for all n greater than equal to m, then तब बोला जाता है देन a n जो है आपकी वैल्यू को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ऐसे आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन, ये आपको आनी भी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। चलो देखो, एक बात सुना, एग्जाम के पर्पज से भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर आपको ये पता लग जाए भाई सीक्वेंस कन्वर्ज है, पता लग गया कि आपको सीक्वेंस कन्वर्ज है, तो लिखनी तो यही बात है। लिखने में क्या प्रॉब्लम है? लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, समझने में प्रॉब्लम है। तो इस एप्सिलॉन डेल्टा का यूज किए बिना मैं आपको सीक्वेंस में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, जो आपको एमएससी एंट्रेंस में, आईआईटी जैम में, या फिर कोई भी मैथ का कॉम्पिटिटिव पेपर दोगे उसमें क्वेश्चन आएंगे, उस पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। अगर उस पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने लगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा विद इन टाइम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं होता। तो आज मैं आपको सीक्वेंस के बारे में विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा और ये जो डेफिनेशन, जो क्रिटिकल डेफिनेशन है, इनका यूज किए बिना मैं सीक्वेंस की सारी प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट इजीली आप सीक्वेंस को कैसे समझ सकते हो। सीक्वेंस एक नॉर्मल यूज होने वाली चीज़ है, सीक्वेंस को इतने वो नहीं है। सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में पढ़ो क्या होता है। बच्चों, सीक्वेंस पढ़ने से पहले आपने पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन आपने जो +1 +2 में पढ़ा होगा, फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, वो ठीक बात है, वो एक फंक्शन होता है। लेकिन फंक्शन जो बेसिकली, अगर बेसिकली समझे तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऑपरेटर है, ठीक है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो कुछ इनपुट हो उसकी फिक्स और उसके बदले में आउटपुट दे दे, और एक इनपुट के बदले में एक ही आउटपुट दे। बस वो एक ऐसा ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर जो आप यूज करते हो दैट इज ए फंक्शन। कोई भी ऑपरेटर, कोई ये नहीं कि फंक्शन कुछ हो रहा है, डेली लाइफ में यूज होने वाली हर एक चीज़ फंक्शन है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं डेली लाइफ में, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आटा पीसने की चक्की है, आप घरों में आटा पीसने की चक्की जरूर देखी होगी आपने कि कणक डालते हैं उसका आटा पीस देती है। दैट इज ए फंक्शन। वो एक फंक्शन है। हमारी इनपुट कणक होती है, आउटपुट आटा होता है, आटा आ जाता है बाहर। ठीक है, तो वो एक फंक्शन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इनपुट के बदले में एक आउटपुट दे, वो एक फंक्शन है, वो एक ऑपरेटर है। तो ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बात ऐसे लिख दूं दैट इज फंक्शन। कोई भी बच्चा बीएससी लेवल का या +2 लेवल का भी कोई भी बच्चा मुझे ये बात नहीं बोलेगा कि सर ये फंक्शन नहीं है, बोलेगा ये फंक्शन है। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया x, तीर का निशान लगा दिया x²। अब बोलो दैट इज ए फंक्शन, मतलब बोले सर नहीं ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। उसको लगता है ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, उसको ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, आप क्या कर रहे हो? आप नोटेशन से चिपक रहे हो। नोटेशन से ज़्यादा लगा हुआ आपका। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ये लिख रहे हो तो आप मान रहे हो फंक्शन है, अगर नोटेशन थोड़ी चेंज कर रहे हो तो आप मान रहे हो फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता, नोटेशन कोई नहीं। वैसे तो रियलिटी देखा जाए ना, दैट इज नॉट ए फंक्शन, दैट इज इमेज ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ। फंक्शन तो कौन है? अकेला एफ। एफ ऑफ एक्स फंक्शन नहीं है, एफ फंक्शन है। फंक्शन तो ऐसे होता है, लेकिन फिर भी चलो एफ ऑफ एक्स बोल लो कोई ना। लेकिन मैं ये आपके माइंड से पहले एक बात दूर करना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार से दे दिया जाए, ठीक बात है ना, वो डिफाइन होना चाहिए और इनपुट हमें पता होना चाहिए वो फंक्शन है। वो चाहे इस टाइप से लिख दिया जाए, चाहे इस टाइप से लिख दिया जाए, चाहे इस टाइप से लिख दिया जाए। अब बस हाँ, ये क्योंकि इसमें हम नॉर्मली पूछते नहीं पता हमें इनपुट है या आउटपुट है। बस इस प्रकार से अगर कुछ लिख दिया जाए तो जैसे वैसे तीर का निशान, जो एरो का निशान, वो शो कर रहा है कि इनपुट है या आउटपुट है। लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम वो कैसे लिख दे, वो ऐसे लिखता है x
और डॉट डॉट करके एक्स स्क्वायर, वो तीर का निशान लगाता ही नहीं। अब मुझे तीर का निशान नहीं लगा, कुछ नहीं लिखा, मैं इसको भी एक फंक्शन मान लूंगा। बस मुझे ये बता दे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, मुझे बता दे कौन सा डोमेन का एलिमेंट है कौन सा रेंज का एलिमेंट है, कौन सा मैंने पुट करना है और कौन सा आंसर आएगा। मुझे इस बात से मतलब है, मुझे नोटेशन से मतलब नहीं है। वो ये देता है ये देता है, ये किस स्पेशल टाइप की देता है। ठीक है, जैसे बोले ये फंक्शन है, अभी ये फंक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है, ये ऐसे फंक्शन है। ये लिख दो 1 2 3 4, ये लिख दिया। कहते हैं सर आपने इनके ऊपर डिफाइन करना है। मैं 1 का भी स्क्वायर जानता हूँ, 2 का भी जानता हूँ, 3 का भी जानता हूँ, 4 का भी जानता हूँ, तो मैं इसको एक फंक्शन मान लूंगा। ठीक बात है ना। अब ये इसकी बजाय ये दे दे ऐसे अंडर रूट। अब वो डिपेंड करेगा, अगर माइनस का होगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे -1 माइनस का अंडर रूट है, नॉर्मली रियल एनालिसिस की बात करें तो निकालना नहीं आता मैं अंडर रूट। अगर प्लस का होगा तो फंक्शन मान भी लेंगे। फंक्शन वो डिपेंड करता है उस साइड माइनस का आंसर, मतलब उस साइड भी प्लस का हो। वैसे देखो जैसे 4 का करोगे ना +-2 आएगा, लेकिन मान लो हमारी रेंज में -2 होए ना तो यूनिक आंसर बन जाएगा और हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो डिपेंड इस बात पे करता है। तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन एक ऐसा ऑपरेटर है जो लिखा किसी भी टाइप से गया हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको डोमेन पता हो। डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, कि क्या क्या पुट करना है, किस किस के ऊपर डिफाइन करना है, बस उनकी कलेक्शन पता हो, वो फंक्शन है और कुछ नहीं है। फंक्शन लिख किसी टाइप दे, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैंने ऐसा फंक्शन बना दिया x = x², या फिर ऐसा बना दिया $.x²। अब इसमें एरो का निशान आप नॉर्मली ये भी नहीं पूछोगे डोमेन को डोमेन, मतलब डोमेन का एलिमेंट कौन सा, कोडोमेन है कौन सा, लेकिन ये बता दी बस मैक्सिमम आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सर व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ डोमेन, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या व्हाट इज़ द इनपुट, व्हाट इज़ द आउटपुट। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, बस ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी नोटेशन के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि फंक्शन किस टाइप से लिखा जाता है। किसी भी टाइप से लिख दे जिसमें इनपुट वेल डिफाइन है और प्रत्येक इनपुट का एक ही आंसर आता है, वो आपका क्या है, फंक्शन है। ठीक बात है। अब देखो आगे, अगर मान लो इस टाइप से फंक्शन दे दिया तो आप सबसे पहले मेरे से पूछोगे व्हाट इज द डोमेन, यानी कि इनपुट क्या है। मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6। अब मैं पहले आपके माइंड से एक बात दूर कर चुका हूं कि नोटेशन से फैमिलियर नहीं होना है, नोटेशन से नहीं जुड़ना, इनपुट है, ठीक है, ये डोमेन। अब डोमेन आपको दे दे और फंक्शन दे दे, कोडोमेन तो देने की जरूरत नहीं है ना, कोडोमेन तो यहाँ से निकाल लोगे, 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर ऐसे निकाल लोगे ना, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का 9 फिर 16 4 निकाल लोगे। वो तो रेंज सेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या दे दिया जाए, डोमेन दे दी जाए। ठीक बात है। अब सुनो, सीक्वेंस इज ए फंक्शन। देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो क्या है, जिसकी डोमेन फिक्स कर दी गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोडोमेन या रेंज कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं, रेंज कैन बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, रेंज में प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन फिक्स कर दी गई। बच्चों जब जिसकी एक सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप की फंक्शन है जिसकी डोमेन ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेगी, तो बार बार हमें डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस वर्ड लिखते ही सामने वाला समझ जाएगा कि ये फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब आपको पेपर में देखो सीक्वेंस जब भी आप मैथ में देखोगे मैक्सिमम इस तरीके से मिलती है, ऐसे लिख दी, ये नोटेशन होती है सीक्वेंस की। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर क्या इस नोटेशन में फंक्शन लिखा जा सकता है। अब सुनो बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने मैथ समझना है, देख लो, अगर रट्टा मार के क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो अलग बात है, क्रैम करना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने समझना है मैथ, व्हाट इज द मैथमेटिक्स और व्हाट इज द सीक्वेंस, मैथमेटिक्स क्या है और उसमें सीक्वेंस क्या है, अगर आपने ये बात समझनी है तो फिर बेसिक समझना पड़ेगा आपने। जब मैंने ये बात आपके सामने लिखी और मैं इसको एक फंक्शन बोल रहा हूँ तो आप डाउट नहीं करोगे, आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे, सर व्हाट इज द इनपुट्स, डोमेन क्या है, और व्हाट इज द आउटपुट, क्या आउटपुट निकाले जा सकते हैं। अब सुनना भाई, आप पूछोगे डोमेन, मैं पहले से आपको डेफिनेशन में क्लियर करके चला हूँ कि डोमेन ऑलवेज क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप जानते हो 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर होते
थे नेचुरल नंबर। अब डोमेन आपको पता चल गई, आप क्या पुट करोगे, डोमेन का पहला एलिमेंट क्या 1, पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, सो ऑन पुट करते रहोगे। तो जब आपको इनपुट पता है, आउटपुट पुट करने पर आ जाएंगे। जैसे इसमें 1 के बदले 1 आएगा, 2 के बदले 2 आएगा, 3 के बदले 3 आएगा, इसमें स्केयर होके आ जाएंगे। जब 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 9, और आगे 4 पुट करोगे 16, 5 पुट करोगे 25। तो जब इनपुट मैं आपको दे रहा हूं, प्रत्येक सीक्वेंस में इनपुट फिक्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो बार बार ये क्वेश्चन हमारा बढ़ेगा नहीं, व्हाट इज द इनपुट। इनपुट के ऊपर अब हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, व्हाट इज द इनपुट। अब पता भी पूरे सेट के अंदर जब तक सीक्वेंस पढ़ेंगे, इनपुट हमारा क्या रहेगा, डोमेन हमारी क्या रहेगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब आपको पता है क्या पुट करना है, तो ये जब ये पुट करना है तो पुट कर करके वैल्यू निकाल लोगे, जो वैल्यू निकल के आएंगी वो आपका रेंज सेट आ जाएगा। तो ये बनता है सीक्वेंस। उसके बाद सीक्वेंस में डोमेन तो फिक्स होगी, अब रेंज देखते हैं। रेंज तो डिपेंड कर रहा है आंसर क्या हुआ है। रेंज सेट, रेंज सेट का मतलब कुछ नहीं, जो आंसर आओ उनमें रिपीटेशन हटा के लिख दो। जैसे ये है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा डोमेन क्या है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 पुट करोगे, कितना आंसर आएगा 1, फिर 2, 3, सो एक मान ली सीक्वेंस मैंने इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसमें अब मैं नहीं बोलूँगा आपको क्या पुट करना, अब आपको पता है डोमेन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो डोमेन में से एलिमेंट पुट होते हैं, पहले 1, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 9, 16, सो एक और मान लेता हूँ आपके सामने एग्जाम्पल 1/n स्क्वायर। ये 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 1/4, 3 पुट करोगे 1/9, सो ये भी आ जाएंगे। अब देखो आपको कहाँ से नॉलेज आ रही है, ये उस डेफिनेशन से जब बोला गया था डोमेन हमेशा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए आप कहाँ से शुरुआत करते हो, पुट करना 1 से। तो इस प्रकार से सीक्वेंस की टर्म में निकल जाएंगे। अब इसकी रेंज सेट क्या है, इसको एज ए सेट बना दो, ये रेंज सेट है, इसकी रेंज सेट ये है, इसकी रेंज सेट ये है। अब ये होता, ये -1 की पावर n मान ली, इसमें 1 पुट करूँगा तो आंसर -1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 1, फिर -1, फिर 1 आपका, सोन ये आते रहेंगे। अब ये तो वैसे तो इनफाइनाइट आएंगे हर बार, वो तो है ही नहीं, लेकिन जब रेंज सेट बनाया जाएगा ना तो रिपीटेशन हटा देते हैं। रिपीटेशन हटाने के बाद कितना बन गया, -1 एंड 1। तो ये सीक्वेंस और ये उसका रेंज सेट। समझ गए बच्चों सीक्वेंस क्या होती है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा और उसका कैसे कैसे बिहेवियर होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। आगे देखो बच्चों, मैं आपको सीक्वेंस का बिहेवियर करवा रहा हूँ। सीक्वेंस के ऊपर पहले बिहेवियर पढ़ेंगे, क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं सीक्वेंस के, और फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि लिखना तो आसान बात है, समझना सीक्वेंस को। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो इसको बेसिक समझ सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कभी भी आएगा तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। जिस पैटर्न से आप बीएससी में करते हो उस पैटर्न से कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते, ठीक बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा यूज किए बिना, जो बारी बर्करम डेफिनेशन आप बुक में पढ़ते हो उसका यूज किए बिना आप सीक्वेंस को कैसे सोल्व कर सकते हो, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका आंसर आप कैसे दे सकते हो, देखना उसके लिए। सीक्वेंस के मेन 3 टाइप्स बिहेवियर होते हैं, मतलब मुख्य रूप से 3 बिहेवियर सीक्वेंस के होते हैं। कन्वर्जेंट, ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड है, सेकंड है डाइवर्जेंट, और थर्ड होती है सीक्वेंस ओसिलेट्स। ओसिलेट्स होती है, ओसिलेट के 2 बिहेवियर हो जाते हैं, फाइनाइटली इनफाइनाइटली। इनके एक बिहेवियर है, उसके 2 बिहेवियर है डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट को भी आप, वैसे तो डाइवर्जेंट एक होता है, इसको भी 2 बिहेवियर में तोड़ सकते हो, 2 + इन्फिनिटी और 2 - इन्फिनिटी। यानी डाइवर्जेंट 2 + इन्फिनिटी भी हो सकता है, डाइवर्जेंट 2 - इन्फिनिटी भी होता है। कन्वर्जेंट हमेशा एक फाइनाइट नंबर हो करती है, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं क्या होगा। अब आपको मैं तीनों ही बिहेवियर, इनके 2 पार्ट भी हैं, सारे बिहेवियर इनके बारे में देखो क्या पूछेगा सामने वाला। यही तो पूछेगा आपके एग्जाम में कि सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है कि नहीं करती, कन्वर्ज करती है तो किसको करती है, डाइवर्ज है या नहीं है, डाइवर्ज है तो किसको है, ओसिलेट है, इनफाइनाइटली ओसिलेट है, फाइनाइटली ओसिलेट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको देना सिखाऊंगा, वो भी विदाउट यूजिंग बेसिक डेफिनेशन विच इज अबाउट एप्सिलॉन डेल्टा एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। वो डेफिनेशन जो है उसका यूज किए बिना हम सीक्वेंस के बारे में कैसे जवाब दे सकते हैं, ये आप सीखना।
मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही ये चीज़ करवाना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं डेफिनेशन यूज़ नहीं करवाना चाहता, वो तो आप बारी बार के डेफिनेशन उससे मुश्किल हो जाए कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैंने मान लिया आपको जब भी कोई सीक्वेंस बनानी हो तो आप रियल लाइन का ग्राफ ले लो। रियल लाइन तो जानते हो, मैं इंटीजर डिनोट कर लेता हूँ। ये 0 है, डेट इज 1, डेट इज 2, 3 एंड 4। इस साइड से -1, -2, -3, -4, ये इंटीजर है। ये रियल लाइन होती है। बीच में और भी रियल नंबर बच गए 0.1 वगैरह, इनफैक्टली मैंने रियल नंबर ऐसे हैं जो बीच में है, वो अलग बात है। बस आप इंटीजर बना लो, उसी से हमें आइडिया मिल जाएगा। अब मैं आपको सारी सीक्वेंस के डेफिनेशन से समझाऊंगा, एक एग्जांपल दे दे के कि आप केवल इस रियल लाइन का यूज करके आपने कुछ नहीं लेना, ना एप्सिलॉन, ना डेल्टा, ना एम, ना एग्जिस्ट, ना डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ नहीं लेना, और आप सब कुछ बता सकते हो ये सीक्वेंस क्या कर सकती है, और आप अपना आंसर दे सकते हो केवल इस रियल लाइन के। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने an मान लिया इज इक्वल टू n। आपको ये करना है इस सीक्वेंस के, देखो पुट तो हमेशा नेचुरल नंबर करना, 1 पुट करो, इसकी पहली टर्म कितनी आएगी 1, 2 पुट करो 2, 3, 4, सो ये टर्म में आएंगी, ये आएंगी। अब आपने क्या करना है, इन टर्मों को बस रियल लाइन के ऊपर मार्क करना है कि रियल लाइन के ऊपर कहाँ है, नियर अबाउट एग्जैक्ट। जैसे किसी की वैल्यू मान लो 1.1 आ जाए, एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेना, जस्ट आइडिया, और उससे मैं आपको ये बताना सिखा दूंगा कि ये सीक्वेंस क्या करती है। तो इसकी पहली टर्म कितनी है 1, दूसरी 2, दूसरी से फिर तीसरी 3, फिर 4, और मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अब मुझे बताओ ये ऐसे आगे बढ़ते 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 क्या कभी रुकेगी बच्चों? नहीं रुकेगी ना। फिर 10, 11, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पता नहीं कहाँ रुकेगी ना। तो किसकी तरफ जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आगे मैं -n मान लेता हूँ, तो -n में टर्म ये ऐसे आती, अब ये टर्म क्या आती? -1, -2, -3, और आप फील कर पा रहे हो आगे -5, और ये टर्म कभी नहीं रुकेंगी, ये किसकी तरफ जाएंगी? इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका आंसर क्या आता? डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। मैंने मान लिया an = n², इसकी टर्म में बताओ और क्या आएंगी। बस आपने इस रियल लाइन को बना के रखना है। इस रियल लाइन से हम इस सीक्वेंस के बारे में, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में कुछ भी पूछेगा हम जवाब दे सकते हैं। पहली टर्म 1, फिर 4, 9, 16, 25, 100। पहली टर्म 1, फिर 4, फिर 9, समझ रहे होगे? ये भी कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। कुछ नहीं यूज किया हमने, एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह कुछ नहीं किया। अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ, कन्वर्जेंट की एग्जाम्पल देता हूँ। कन्वर्जेंट कैसी होगी? जैसे एक टर्म मान ली मैंने, एक सीक्वेंस मान ली जिसकी टर्म 1/n है। इसकी टर्म नोट निकालो आप। पहले तो 1 पुट करोगे, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 5 टर्म निकालने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। तो आपको क्या करनी है? सबसे पहले रियल लाइन पर इनको मार्क करना। कहाँ पर है? 1 पहली टर्म यहाँ पे है, दूसरी टर्म 1 नियर अबाउट यहाँ पे, तीसरी टर्म 1/3, फिर 1/4, ऐसे बनेंगी। ध्यान से सुनना बच्चों, ये सारी टर्में किसकी तरफ जा रही हैं? 0 की तरफ। क्या कभी 0 से आगे निकलेंगी? नहीं निकलेंगी, 0 की तरफ है सारी टर्में। किसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं? 0। अगर सीक्वेंस की सारी टर्में एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ चलना शुरू हो जाए तो वो सीक्वेंस उसी को कन्वर्ज करती है। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को। दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, 0 से अलग देता हूँ। एक सीक्वेंस है आपकी an = 2 + 1/n, ये सीक्वेंस है। अब ये देखते हैं हम क्या करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने 2, 4 टर्में निकाल लेनी है। पहली टर्म क्या आएगी? 1 + 1 करोगे या 1 पुट करोगे 3, 1 प्लस ये 2 + 1/2, 2 + 1/3, 100 ऐसे टर्म में आएंगे बच्चों। पहली टर्म क्या है? 3, यानी कि ये टर्म है पहली। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है? 2 + 1/2, यानी कि इसके बीच में यहाँ से टर्म यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे, ऐसे आएंगी। ये सारी टर्में किसकी तरफ जा रही हैं बच्चों? 2 की तरफ। किसकी तरफ अप्रोच करने लग रही है? 2 की तरफ, क्योंकि ऐड होने वाला नंबर छोटा हो रहा है ना। अगर लास्ट में पुट करके देख लो 1/∞ 0, तो लास्ट में क्या आएगा? 2, यानी कि 2 से उस साइड रहेंगी। 2 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करने पर जो आए वो अटेंड नहीं की जाती वैल्यू, तो 2 के उस साइड रहेंगी। ये किसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं?
टू की तरफ। तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? टू को। आपने लिमिट नहीं लेनी पड़ी, कोई आपने एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन यूज नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल था। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको ओसिलेट का भी करवाता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ओसिलेट का समझा रहा हूँ, -1 की पावर n। इसकी टर्म निकालो। टर्म निकालनी है आपने, बस टर्म निकालनी है, यहाँ मार्क करना, आपको आइडिया आ जाएगा। -1 1 -1 1। ठीक है, पहली टर्म कितनी आई? -1, दूसरी 1, तीसरी फिर घूम कर कहाँ पे आएगी? -1, फिर ऐसे। समझ रहे हो ना बच्चों? ऐसे ऐसे ऐसे। इस सीक्वेंस को मैथ में डांसिंग सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ओसिलेट है। क्यों ओसिलेट है बच्चों? ये ना तो किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रही, नंबर की तरफ तो तब अप्रोच करती ना जब टर्म यहाँ पर जाती ही सारी, यहाँ नहीं रहनी चाहिए, यहाँ भी इन्फिनिटी लिमिट बच गई। देखोगे आप, कुछ टर्म इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, कुछ टर्म इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो ना तो ये नंबर की तरफ, एक फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच करी तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। ना ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ गई, ना तो ये 1 से आगे जाएंगी कभी, ना -1 से। तो इस वजह से ये क्या होगी बच्चों? ओसिलेट। और किसके बीच में ओसिलेट करती है? 1 एंड -1। ओसिलेट में ये भी हो सकता है कि इनफाइनिटली ओसिलेट हो, ये फाइनिटली ओसिलेट का था। फाइनिटली मतलब आपको पता हो भाई इन दो के बीच में ओसिलेट करेगी। इनफाइनिटली ओसिलेट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, -1 की पावर n इंटू n। टर्म निकालो, पहले -1 फिर +2, -3 +4 -5। मार्क करो, बस आपने एक तरीका समझा रखे, मैं उसी से करना है। मार्क करो, पहले -1 टर्म, फिर +2, फिर +2 के बाद कौन सी टर्म आएगी? तीसरी -3 के बाद +4। और आप समझ रहे होगे ये टर्म में कभी उस साइड, कभी उस साइड, कभी उस साइड, कभी उस साइड। उस साइड देख दो +∞ की तरफ, इस साइड देख दो -∞ की तरफ। ये भी क्या है? ओसिलेट। और ये कौन सा ओसिलेट है? इनफाइनिटली। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको दिखने में लग रहा होगा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच तब माना जाता है जब ये -∞ की तरफ ना जाती, ये दोनों की तरफ अप्रोच कर रही है। और जो दोनों की तरफ अप्रोच कर रही है वो आपका डाइवर्जेंट नहीं हो सकता, वो क्या होगा? ओसिलेट। और कैसा ओसिलेट? इनफाइनिटली, क्योंकि ये कभी रुकेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता इन दोनों के बीच में रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस। ये बिना डेफिनेशन, मतलब जो एप्सिलॉन डेल्टा आपकी जो डेफिनेशन होते हैं एप्सिलॉन वगैरह की, उनका यूज करे बिना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सीक्वेंस के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, उसका थोड़ा तरीका मैंने आपको बताया है। बाकी आपको पसंद अगर आया तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आगे भी आपको समझाता हूँ ऐसे ही छोट ट्रिक। ठीक है, ओके।